जून का महीना शुरू हो चुका था। मुंबई से लगभग 2-2.5 घंटे की दूरी पर भिवरी गांव में कृतिका अपने बंगले के बाहर आई। सुबह के 6 बज रहे थे। आरव, सुप्रिया और हवलदार गोखले को अरेस्ट हुए अब 1 साल होने आ रहा था। कृतिका ने चाबी से कार को अनलॉक किया और फिर कार का दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी एकाएक उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ महीनों से उसकी जिंदगी कितनी शांति से गुजर रही थी। इस सोच ने जहां कृतिका के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, वहीं अगले ही पल उसके दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल ने घर कर लिया। इस पीसफुल जिंदगी को कहीं मेरी खुद की नजर लग गई तो? फिर एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। कहते हैं किसी की जिंदगी में खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी जिंदगी में कोई नई टेंशन आने वाली है? क्योंकि कृतिका खुद एक साइकियाट्रिस्ट थी, उसने ये बेचैन कर देने वाले ख्यालों को तुरंत नेगेटिव थॉट्स का लेबल लगा दिया और उन पर ध्यान न देने का डिसीजन लिया। कृतिका कार चलाते हुए अपने बंगले के बाहर निकली ही थी कि उसने देखा कि उसकी पड़ोसन रेबेका गेट के बाहर खड़ी थी। रेबेका और उसका हस्बैंड एंथनी कृतिका के पास वाले बंगले में 8 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे। वो ही बंगला जहां एक समय पर रितेश रहा करता था। कृतिका ने कार रोकी और विंडो का शीशा नीचे किया। हे रिबेका, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स अप? रेबेका ने लाल रंग की टाइट फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी और आंखों पर मोटे सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसने अपने सनग्लासेस निकाले और अपनी मोटी मोटी गोल आंखों से कृतिका की तरफ देखा। कृतिका को रेबेका की आंखों में आज पहली बार उदासी दिखाई दी। गुड मॉर्निंग कृतिका। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओगी? आई बिलीव मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, ऑफ कोर्स। आओ अंदर बैठो। मैं भी तो हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। कृतिका हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ रिबेका? कल तक तो सब ठीक था। ठीक तो मैं अब भी हूँ। ये मेरा बुड्ढा हस्बैंड एंथनी है ना, बोलता है मैं पागल हो गई हूँ। कृतिका ने एकदम से हैरानी से रेबेका की तरफ देखा। कृतिका जानती थी एंथनी और रेबेका की उम्र में 24 साल का डिफरेंस था। जहां एंथनी 66 साल का था, वहीं रेबेका 42 की थी। लेकिन आज से पहले कृतिका को कभी यह महसूस नहीं हुआ था कि ये एज डिफरेंस रेबेका को खटकता है। वो तुम एंथनी के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कर रही हो? ही इज सच अ नाइस काइंड मैन। और कल तक तो तुम भी उसकी तारीफों के पुल बांधते थक नहीं रही थी, तो अभी ऐसा क्या हो गया? कृतिका ने रेबेका की आंखों में देखा। उसे उसकी आंखों में परेशानियों का एक तूफान उमड़ता दिखाई दिया। कृतिका, पता है एंथनी ने कल रात मुझसे क्या कहा? ही सेड कि मैं एक साइकोपैथ हूँ क्योंकि मैं अपना फेथ फॉलो कर रही थी। फेथ को फॉलो कर रही थी मतलब? अब कृतिका, तुमसे क्या छुपाना, यू आर लाइक अ सिस्टर टू मी। कल हमारे फेथ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था और इस दिन हम लोगों को एनिमल का सेक्रीफाइस करना होता है। इसीलिए मैं कल रात को घर पे एक गोट लेकर आई और फिर रात को 12 बजे बंगलो के लॉन में मैंने उस गोट की गर्दन सॉर्ट से काट दी। बस इतनी सी बात। अचानक एंथनी वहां आ गया और उसने मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। बोलता है कि मुझे किसी दिमाग के डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे जबरदस्ती पागल खाने में डाल देगा। मेरी समझ नहीं आता कि एक गोट को मारने में क्या पागलपन है। कृतिका, तुम ही बताओ। खुद तो हर हफ्ते मटन बिरयानी खाता है एंथनी, वो गोट को भी तो कोई ना कोई मारता ही है ना, उसमें कोई पागलपन नहीं है। कृतिका एकटक रेबेका को घूर रही थी। ओके, वैसे हॉस्पिटल में तुम्हें किस डॉक्टर से मिलना है? एंथनी ने बोला था कि कोई भी साइकियाट्रिस्ट चलेगा। डोंट वरी, हम जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां की साइकियाट्रिस्ट मैं ही हूँ। रेबेका अब कृतिका की क्लिनिक में
उसके सामने एक सोफे पर बैठी हुई थी। कृतिका, तुमने बताया नहीं कि तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हाउ नाइस। बस ये दूसरा हफ्ता ही है। मैंने सोचा एक बार मैं भी श्योर हो जाऊं कि मुझे ये जॉब सूट कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही सबको बताऊं। अब इतने सालों के बाद जॉब करना तुम्हारे लिए थोड़ा वियर्ड होगा ना? मैं तो कभी जॉब नहीं कर सकती। आई लव माई फ्रीडम। जितना टाइम मुझे मेरे लिए चाहिए वो अभी भी मिल रहा है। यहाँ मैं सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक ही काम करती हूँ, उसके बाद आई एम फ्री अगेन। इट्स अ गुड डील फॉर मी। एनीवे, तो बात क्या है रेबेका, खुल के बताओ। और हाँ, तुम जो कुछ भी मुझे कहोगी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगा। आई प्रॉमिस। इट्स योर डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? रेबेका अपने हाथों को मसलते हुए कृतिका को देख रही थी। कृतिका, तुम तो जानती हो ना एंथनी कितना बिजी रहता है। और पिछले 8 महीनों से, जब से हम इधर भिवरी में रहने आए हैं, ये हैप्पी होम्स के प्रोजेक्ट के पीछे तो वो टोटली पागल है। मेरे लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। पूरा पूरा दिन अकेले रह रहकर मैं बोर हो गई थी, और वो बोर्डम कब डिप्रेशन में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें ये सब मुझसे कहना चाहिए था ना। हम भी तो ऑलमोस्ट रोज ही मिलते थे। मुझे तुम पर अपना बर्डन नहीं डालना था कृतिका। एनीवे, एक ऐसा टाइम आ गया था कि मैं खुद की लाइफ खत्म करने के बारे में सोच रही थी। तभी मुझे इंटरनेट पे सेनेटिज्म के बारे में पता चला, और कैसे ये फेथ हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। कृतिका, यू वोंट बिलीव, मैंने ये विश किया कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाए, और 2 दिन में मेरा डिप्रेशन गायब हो गया। आई गॉट सो हैप्पी। अब तुम ही बोलो, अगर इसके बदले मुझे एक गोट को मारना पड़े तो क्या मुझे पीछे हटना चाहिए? कृतिका एकटक रेबेका को देखे जा रही थी। उसने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी नॉर्मल से दिखने वाली हंसमुख पड़ोसन ऐसी अजीबो गरीब हरकतें कर सकती थी। लेकिन एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट होने के नाते उसने अपने इमोशंस रेबेका को नहीं दिखाए। कृतिका ने एक ग्लास से पानी की एक घूंट भरी। मतलब तुम सैटर्न वर्शिपर हो? मतलब तुम भगवान को नहीं, शैतान को प्रेयर करते हो? नाइस। वैसे इस फेथ की वजह से और क्या-क्या फायदे हुए तुम्हें? तभी रेबेका के मोबाइल पर उसके पति एंथनी का फोन आया। यस एंथनी, यस, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। इनफैक्ट मैं अभी कृतिका के साथ ही हूँ। शी इज माई साइकेट्रिस्ट। लो, उसी से ही बात कर लो। हाय एंथनी, हाउ आर यू? हाय कृतिका, तुम रेबेका की साइकोथेरेपिस्ट हो? ये सुन के मेरे को कितना खुशी मिला, मैं बोल नहीं सकता डार्लिंग। थैंक्स गॉड, शी इज इन गुड हैंड्स। मेरे को वरी करने का भी कोई जरूरत नहीं। You're very kind, Anthony. And yes, you don't worry, she'll be fine. लेकिन मेरी टेंशन का मेन रीजन ये नहीं है कृतिका। वो पिछले 2 दिनों से अजीब स्कैरी बात बोल रही है, जिसकी वजह से मेरी रात की नींद उड़ गई है। क्या? Tell me. वो मेरे को बोल रही कि अगले 2 दिनों के बाद जब मेरे प्रोजेक्ट हैप्पी होम्स की ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी होगी, उस रात को मैं मर जाएगा। कृतिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया। उसने एक लंबी सांस ली। बिना उसके साथ सेशन चल ही रहा है, मैं बात करती हूँ उससे। आई एम श्योर ये सब वो अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम की वजह से ही बोल रही होगी। एंथनी का कॉल कट करने के बाद कृतिका ने देखा कि रेबेका की आंखें नम थी। तुमने एंथनी को ये क्यों बोला कि परसों पार्टी वाली रात को वो मर जाएगा? तुम्हारी ये बात उसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस का रीजन बन गई है। रेबेका उठकर खड़ी हो गई। इस बात का मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है क्या? माना कि वो एज में मेरे से बहुत बड़ा है, मैं 42 इयर्स की हूँ और वो 65 का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लव हिम। ट्रस्ट मी, आई डोंट वांट हिम टू डाई। और बस इसीलिए मैंने उसको ये बता दिया ताकि वो इसके बारे में कुछ कर पाए। ओह,
ओके, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि ये सेटन वर्शिप से मुझे और क्या फायदे हुए हैं। इस फेथ ने मुझे एक सुपर पावर दी है कृतिका। आई कैन सी द फ्यूचर। रेबेका के साथ थेरेपी के पहले सेशन को पूरे हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। कृतिका अपने बेडरूम में एंथनी के प्रोजेक्ट हैप्पी होम्स की ओपनिंग सेरेमनी की पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। शाम के 7:30 बज चुके थे। कृतिका ने एक नीले रंग का टाइट गाउन पहना था और उसके साथ ढेर सारी एक्सेसरीज पहनी हुई थी। वो जानती थी कि वो बहुत हॉट लग रही थी। कृतिका की नजर खिड़की के बाहर ऊपर आसमान पर गई। उसने देखा कि आसमान में काले बादलों का घेराव हो रहा था। उसे एकदम से बीते हुए साल की बारिशों के वो काले दिन याद आ गए, लेकिन उसने ठान लिया था वो बीते हुए कल को भूलकर आगे की जिंदगी पर ध्यान देगी। कृतिका ने खुद को रिलैक्स करने के लिए एक गहरी सांस ली और पास में पड़े एक वाइन ग्लास से एक सिप ले ली। तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल एंथनी की थी। कृतिका, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं बहुत टेंस है। पार्टी को लेकर टेंशन होना तो बनता है एंथनी। इतने बड़े प्रोजेक्ट की ओपनिंग जो है, इट्स नॉर्मल टू फील दिस वे। लेकिन आई प्रॉमिस पार्टी में जाते ही तुम रिलैक्स फील करोगे। नो डार्लिंग, मुझे पार्टी की या प्रोजेक्ट को लेकर नर्वसनेस नहीं है। मुझे तो मेरी वाइफ की प्रेडिक्शन को लेकर घबराहट हो रही है। व्हाट इफ शी सेड इज ट्रू? क्या मैं आज सच में मर गया तो? कृतिका ने देखा कि आसमान में अब बिजली जोरों से चमचमा रही थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। कृतिका ने एकदम से खिड़की को बंद कर दिया। एंथनी, दुनिया में कोई भविष्य नहीं देख सकता है। रिबेका थोड़े मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही है। ऐसे फेज में अजीब अजीब बातें दिमाग में आना नॉर्मल है। ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं होगा। वैसे भी आप मेरे ही नहीं, हजारों लोगों के फेवरेट इंसान हो। कितने गरीबों की आपने कितनी मदद की है। आपको कुछ नहीं हो सकता। इतनी ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ। थैंक्स माय डियर कृतिका। तुम्हारे वर्ड्स ने मेरे को रिलैक्स कर दिया। ट्रूली आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डियर फ्रेंड लाइक यू। गॉड ब्लेस यू। लाइफ में कभी भी कुछ चाहिए रहेगा ना तो मुझे बोलने का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। कृतिका, तुम एक काइंड सोल हो। ओके, बाय, सी यू एट द पार्टी। एंथनी के ये प्यार भरे शब्द सुनकर कृतिका इमोशनल हो गई थी। उसने मन ही मन खुद से बात की। May you live a long life, my friend. कृतिका के घर से आधे घंटे दूर गांव के बीचों बीच एंथनी का वेकेशन होम प्रोजेक्ट हैप्पी होम्स बना हुआ था। उस प्रोजेक्ट में करीबन 50 विलास बने हुए थे और आज के दिन सारे बायर्स को अपने घरों की चाबी मिलने वाली थी। टाउनशिप के बड़े से लॉन में जबरदस्त डेकोरेशन की गई थी। तेज लाइट्स की चकाचौंध और 350 गेस्ट के जमाव ने जैसे भिवरी गांव में एक नई जान डाल दी थी। फिलहाल बारिश थम चुकी थी। कृतिका जब पार्टी में पहुंची तो उसने देखा कि एंथनी स्टेज पर खड़ा माइक लेकर कुछ बोल रहा था। और एंड में मैं यही बोलूँगा कि ये प्रोजेक्ट मेरा ड्रीम था। मैंने पूरे देश में कई प्रोजेक्ट बनाए हैं, लेकिन ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये प्रोजेक्ट से आने वाले सारे पैसे मैं इस छोटे से गांव में रहने वाले गांव वालों को दे दूंगा। और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि मैंने यही गांव क्यों चुना। इसका जवाब ये है कि मेरे दादा इसी गांव के छोटे से झोपड़पट्टी में रहते थे, यहीं इसी गांव में। मेरे बाप ने अपना चाइल्डहुड बिताया। ये
गांव मेरी रूट्स है और ये मेरी ड्यूटी है कि आई गिव समथिंग बैक टू इट। एंथनी की नजर कृतिका पर पड़ी, फिर उसने रेबेका की तरफ देखा। और अभी मैं स्टेज पर एक ऐसी लेडी को बुलाऊंगा जिसके लिए मेरे दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है। अगर वो लेडी का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और हेल्प मुझे ना मिलता तो शायद मैं ये चैरिटेबल प्रोजेक्ट को जस्टिस नहीं कर पाता। ये सुन रेबेका स्टेज पर आने के लिए उठ खड़ी हुई। और लेडी का नाम है कृतिका, माय ब्यूटीफुल नेबर, माय लवली फ्रेंड। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर अ फ्यू वर्ड्स। जोरदार तालियां हो जाएं। कृतिका अपना नाम सुन हैरान रह गई। वहीं रेबेका के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कृतिका ने जोरदार तालियों में माइक अपने हाथ में लिया। एंथनी, इतने खूबसूरत शब्दों की शायद मैं हकदार नहीं हूँ, बट थैंक्स एनीवे। करीब 11 महीने पहले एंथनी और उनकी खूबसूरत बीवी रिबेका मेरे पास वाले घर में रहने आए थे। उस घर को एंथनी ने खरीदा जिसके बारे में हर जगह अफवाहें फैली हुई थी कि वो हॉन्टेड है या अनलकी है। लेकिन एंथनी, जो कि बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं है, उन्होंने ना सिर्फ उस प्रॉपर्टी को खरीदा, उसे रेनोवेट किया, बल्कि उस दीवार और छत के मकान को फिर से एक खूबसूरत घर बना दिया। उनके यहाँ आते ही मेरी एंथनी के साथ जबरदस्त दोस्ती हो गई थी। आज तक मैंने एंथनी के घर में ज्यादा डिनर किए होंगे और अपने घर में कम। सच बात तो यह है कि आई सी गॉड इन एंथनी। बहुत सच्चा, बहुत साफ दिल इंसान। जब एंथनी ने मुझे उनकी चैरिटी के काम में मदद मांगी तो मैंने एकदम से हाँ कह दिया। आई कुडंट रिफ्यूज। आई विश एंथनी एंड द न्यू रेसिडेंट्स ऑफ हैप्पी होम्स ऑल द वेरी बेस्ट। जोरदार तालियों में कृतिका स्टेज से उतरी। कृतिका ने देखा कि एंथनी के परिवार के कुछ और लोग भी पार्टी में मौजूद थे। उनमें से काफी लोगों से कृतिका पहले भी मिल चुकी थी। फैमिली के कुछ लोग कृतिका की तरफ देखते हुए कान में कुछ फुसफुसा रहे थे। कृतिका अकेले कोने में जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एंथनी, जो कि अपनी फैमिली वालों के साथ बैठा था, उठकर पास ही में बने एक गेस्ट विला की तरफ चलने लग गया। एंथनी को इस तरह अकेला विला में जाते देख कृतिका भी उसके पास जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन तभी एंथनी की 30 साल की बेटी शैरॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाय कृतिका, यू स्पोक रियली वेल। थैंक्स शैरन, हाउ आर यू? आई एम गुड। एक बात बताओ, आर यू फकिंग माई डैड? ये सुन कृतिका को एकदम से गुस्सा आ गया। व्हाट रबिश! तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? अरे 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 डोंट गेट सीरियस यार, मैं तो मजाक कर रही थी। जिस तरह से तुम दोनों स्टेज पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, यहाँ तो सबको यही लग रहा था कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। यार, मिडिल एजेड सिंगल वुमेन को अमीर बुढ़े तो पसंद आते ही हैं, इसमें कौन सी नई बात है। अरे अरे अरे, आई एम जस्ट किडिंग, रिलैक्स रिलैक्स। इससे पहले कृतिका कोई जवाब दे पाती, वहां सबको एक जोरदार चीख सुनाई दी। कृतिका के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर गया। उस एक चीख के बाद उसे और लोगों के चीखने की आवाज सुनाई दी। कृतिका ने देखा कि सारे लोग भागकर उसी गेस्ट विला की तरफ जा रहे हैं जहां कुछ ही मिनटों पहले एंथनी गया था। भीड़ को चीरती हुई कृतिका जब आगे बढ़ी तो उसे वो ही दिखा जिसका उसे डर था। एंथनी जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। उसकी छाती खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। कृतिका जानती थी कि रेबेका की हुई भविष्यवाणी सच होने जा रही थी।
8. भिवरी गांव में बने हैप्पी होम्स प्रोजेक्ट की पार्टी में अब हर तरफ भागदौड़ मची हुई थी। एंथनी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी छाती खून से लाल हो चुकी थी। दौड़ती हुई कृतिका उसके पास पहुंची। एंथनी! कृतिका ने एंथनी का सर अपनी गोद में लिया। एंथनी, एंथनी, मैं हूं यहाँ। सब ठीक हो जाएगा, ओके? डोंट वरी। कृतिका ने अपने आसपास जमी भीड़ की तरफ देखा। कॉल द एम्बुलेंस नाउ! एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी! इतने में एंथनी की बीवी रेबेका भी दौड़ती हुई एंथनी के पास आ गई। Oh my God, darling Anthony, what happened to you? मैंने तुमको बोला था ना कि don't be alone. लेकिन एंथनी की नजरें तो कृतिका पर टिकी हुई थी। वो कृतिका से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। रेवेंज, रेवेंज। इतना कहकर एंथनी ने दम तोड़ दिया। एंथनी, एंथनी, प्लीज रिप्लाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वहीं रेबेका ने अपना सर एंथनी की छाती पर रख दिया और जोर जोर से रोने लग गई। अब एंथनी की बेटी शैरॉन भी वहां पहुंच चुकी थी। शैरॉन ने एकदम से रेबेका को जोर से खींचते हुए एंथनी से दूर कर दिया। You bitch! Move away! नकली आंसू मत बहा। Get away from him. शैरॉन ने एंथनी को जोर से गले लगा लिया। Dad! Dad! Oh my God! मैं आपको बता भी नहीं सकती कि how much I love you. एंथनी का 32 साल का बेटा एलन वहां पहुंचा। उसका कद 5 फीट 10 इंच का था और उसकी बॉडी मस्कुलर और स्ट्रांग थी। उसने अपने लंबे बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था। अपने बाप को मरा हुआ देखकर एलन घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। Who did this? किसने मारा डैड को? तभी अचानक जमा हुए गेस्ट में से कुछ लोगों के चीखने की आवाज आई। कृतिका ने देखा कि गेस्ट विला के सामने एक आदमी हाथ में चाकू लिए खड़ा था, जो कि खून से लथपथ था। वो उसी विला के सामने खड़ा था जिसमें कुछ ही देर पहले एंथनी गया था। जोर जोर से सांसें लेते हुए उस आदमी की आंखों में एक पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। व्हाट? ये तो एंथनी के घर का सिक्योरिटी गार्ड बाबूलाल है। भीड़ में से एक आदमी की आवाज आई। इसी ने मारा होगा एंथनी को। पकड़ो इसको, पुलिस को बुलाओ। कृतिका ने कांपते हाथों से अपने दोस्त और भिवरी इलाके के पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर मोरे को फोन लगाया। हेलो मोरे सर, अपना घर टाउनशिप की पार्टी में एंथनी का मर्डर हो गया और मर्डरर इधर ही है। आप लोग जल्दी यहाँ आइए। इतने में कृतिका ने देखा कि एलन आंखों में खूंखार गुस्सा लिए अपने बाप के मर्डरर बाबूलाल की तरफ तेजी से दौड़ा। बाबूलाल वहां से भागने के बजाय वहीं खड़ा रहा। बाबूलाल के पास पहुंचते ही एलन ने एक जोरदार छलांग मारी और उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया। पार्टी में मौजूद कुछ बाउंसर्स उनकी तरफ दौड़े। बाबूलाल ने उसी चाकू से एलन पर वार करना चाहा। वहीं ये सब देखकर शैरॉन जोर से चिल्ला उठी। एलन, एलन कम बैक। सिचुएशन को और खराब मत कर। एलन, एलन! बाबूलाल का चाकू ठीक एलन की गर्दन के पास से गुजर गया। कमजोर से दिख रहे बाबूलाल के हाथ से एलन ने बड़ी आसानी से चाकू छीन लिया। एलन, एलन डोंट किल हिम। एलन! शैरॉन एलन की तरफ जोर से दौड़ी। वहीं एलन ने बाबूलाल को जान से मारने के लिए चाकू उस पर उठा लिया। शैरॉन एलन से अब सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थी। एलन ने एक जोरदार गुहार लगाई।
मेरे बाप को मार डाला तूने, यू बास्टर्ड! बाउंसर्स भी एलन के पास पहुंच चुके थे, लेकिन इससे पहले कि बाउंसर शरॉन एलन को रोक सके, एलन ने चाकू सीधा बाबूलाल के दिल में घुसेड़ दिया। बाबूलाल वहीं मर गया। शरॉन नीचे जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लग गई। एलन, what have you done? You are crazy. तूने अपना लाइफ खराब कर डाला एलन। पहले मेरा बाप मरा और अब भाई पूरी लाइफ जेल में रहेगा। एलन ने चाकू दूर फेंक दिया। एक बाउंसर ने एलन को उसकी बाहों से पकड़ लिया। सर, पुलिस के आने तक आप प्लीज हमारे साथ चलिए। अपना घर विलास के एक अनऑक्यूपाइड विला में एंथनी की फैमिली के लोग और कुछ बाउंसर्स मौजूद थे। कृतिका भी वहीं पर थी। कृतिका फोन पे इंस्पेक्टर मोरे के साथ बात कर रही थी। यस मोरे सर, हम सब लोग विला नंबर 2 में आप लोग का वेट कर रहे हैं। कृतिका ने कॉल काटा और वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा। एलन एक कोने में बिना हिले डुले एक स्टैचू की तरह बैठा था। 3 हट्टे कट्टे बाउंसर्स ठीक उसके पीछे खड़े थे। शरॉन सोफे पर बैठी बस रोए जा रही थी। वहीं रेबेका आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई थी। कृतिका ने बड़ी सी आह भरी। पुलिस बस 5-10 मिनट में पहुंचने ही वाली है। मेरी अभी इंस्पेक्टर से बात हुई थी। शरॉन ने एकदम से कृतिका की तरफ देखा। वेट अ मिनट, तुम इतना लीडर क्यों बन रही हो? यू आर जस्ट अ नेबर, राइट? शारन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट आई हैव लॉस्ट अ फ्रेंड। एंथनी का मर्डर हुआ है और उसके पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। इट्स द लीस्ट आई कैन डू फॉर एंथनी। इससे पहले शरॉन इस बात का जवाब दे पाती, एलन बीच में बोल पड़ा। आर यू ब्लाइंड? डैड के किलर को तो मैंने सबके सामने मार डाला। अभी किसको पकड़ना है तुमको? एलन, डैड हमेशा सच ही बोलते थे कि तू अभी तक दिमाग से बच्चा है। तेरे को क्या लगता है कि डैड के मर्डर के पीछे सिर्फ बाबूलाल है? कम ऑन, ग्रो अप। आई डोंट गिव अ शिट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई किल्ड दैट बास्टर्ड। शरॉन ने अब रेबेका की तरफ देखा। रिबेका, तू इतनी सैड क्यों हो रही है? तेरी तो लाइफ सेट है। डैड की सारी प्रॉपर्टी तो अब तेरी हो गई। यू शुड बी सेलिब्रेटिंग। व्हाट? डैड ने उनका विल बनाया था? डैड हर चीज की प्लानिंग पहले से करते थे, सो आई एम श्योर उन्होंने विल भी ऑब्वियसली बनाया ही होगा। और सबको पता है कि डैड पागल थे इस औरत के प्यार में। तुझे क्या लगता है कि इसके अलावा वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देके जाएंगे? इम्पॉसिबल। व्हाट? आर यू सेइंग कि डैड के मरने के पीछे रेबेका? एलन की बात पूरी होती कि इतने में इंस्पेक्टर मोरे और एक हवलदार विला में एंटर हुए। उनके साथ आई टीम ने एंथनी और बाबूलाल की बॉडीज को एक एम्बुलेंस में डाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए। मोरे कृतिका के ठीक सामने आकर बैठ गया। कृतिका जी, यहाँ क्या हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। मोरे सर, इट ऑल हैपेंड सो फास्ट। पहले मैंने एंथनी को गेस्ट विला के अंदर जाते हुए देखा। बस उसके 5-10 मिनट बाद ही वो चीखता हुआ बाहर आया एंड ही वाज ब्लीडिंग बैडली फ्रॉम हिज चेस्ट। एंथनी ने कुछ ही सेकंड्स में दम तोड़ दिया। उसके बाद एंथनी के घर का वॉचमैन बाबूलाल भी उसी विला से बाहर आया और उसके हाथ में खून से लाल चाकू था। गुस्से में आकर एंथनी के बेटे एलन ने बाबूलाल को उसी चाकू से मार दिया। मोरे ने रूम में मौजूद सबकी तरफ बारी बारी गौर से देखा। वॉचमैन बाबूलाल ने एंथनी को क्यों मारा? क्या उन दोनों में कोई अनबन थी? कोई बड़ी प्रॉब्लम? किसी को इसके बारे में कुछ पता है? सब चुप थे, लेकिन फिर शरॉन ने अपने आंसू पोंछकर मोरे की तरफ देखा। सर, मुझे मेरे डैड की वाइफ रेबेका पर पूरा शक है। दोनों में 20 साल से भी ज्यादा का एज डिफरेंस था। She married my father for his money. हो ना हो, इस सबके पीछे इस रेबेका का ही हाथ है। रेबेका ने शरॉन की तरफ गुस्से से देखा। Shut up! सर, मैं इसकी स्टेप मॉम हूँ। She obviously hates me. और कब से कुछ न कुछ मेरे अगेंस्ट बोली जा रही है ये। सर, मैं साइलेंट हूँ तो उसका सीधा एडवांटेज उठा रही है ये। I loved Anthony with all my heart. I loved him so much.
आई मिस यू एंथनी। तुम यहाँ होते तो इस शरॉन का मुंह बंद कराते। मोरे ने एलन की तरफ देखा। तुम्हें बाबूलाल को मारना नहीं चाहिए था। ये इस केस की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। कृतिका जी, आपको कुछ कहना है? कृतिका ने रेबेका की तरफ देखा। रेबेका ने आंखों ही आंखों में कृतिका को चुप रहने की रिक्वेस्ट की। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एंथनी वाज अ ग्रेट गाय। ही डिजर्व्स जस्टिस। मोरे ने हवलदार को इशारा किया। हवलदार ने एलन को अरेस्ट कर लिया। कृतिका जी, अगर कोई नई बात सामने आए तो मुझे कॉल करना। शेरॉन एलन के पास आई और उसके गले लग गई। एलन, माय ब्रदर, तू टेंशन मत ले। मैं तेरे जीजू रिकी से बोलकर तेरे लिए एक अच्छा लॉयर अरेंज करती हूँ। तूने एक मर्डरर को मारा है। हम सेल्फ डिफेंस का केस बनाएंगे। तू टेंशन मत ले। एलन अचानक फूट फूट कर रोने लग गया। शेरन, मेरे को बचा ले सिस्टर। मेरा छोटा बच्चा है। मेरी वाइफ पागल हो जाएगी मेरे बिना। शी डजंट डिजर्व ऑल दिस। प्लीज जो भी करना है जल्दी कर। कृतिका अपनी कार में अपने बंगले पर पहुंची। रात के 12 बज रहे थे। बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। मौसम काफी हद तक ठंडा हो चुका था। कृतिका ने कार में पड़ी अपनी एक गर्म शॉल ओढ़ ली और घर के अंदर चली गई। जैसे ही वो बाथरूम में गई, उसने अपना चेहरा आईने में देखा। उसकी आंखों का काजल उसके गालों तक फैल चुका था और उसके बाल बिखरे हुए थे। कृतिका, यू आर कर्स्ड। लाइफ में तूने जिस से प्यार किया उन सबकी जान चली गई। पहले माँ, फिर तेरा हस्बैंड अभिषेक, फिर रितेश और अब एंथनी। भगवान ने तेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। कृतिका अब वहीं बाथरूम के फर्श पर ही बैठ गई और अपना सर घुटनों में छिपाए रोने लग गई। I'm sorry, Anthony. I'm sorry. I will always love you. तभी उसे अपने बाथरूम के दरवाजे पर एक खटखटाहट सुनाई दी। कृतिका का शरीर एकदम से डर के मारे सिकुड़ गया। कौन है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लग गया। तभी उसे दरवाजे के एज पर एक हाथ दिखाई दिया। Who is it? कौन है? कृतिका ने देखा कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दरवाजे के पीछे से बाथरूम के अंदर झांक रहा था। Rebecca? What are you doing? सॉरी, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया, लेकिन मैं कब से मेन डोर की बेल बजा रही थी। तुमने दरवाजा ही नहीं खोला। तुम्हारा फोन भी स्विच्ड ऑफ था। देन आई सॉ कि तुम्हारे घर की लाइट्स ऑन है, तो मैं तुम्हारे बेडरूम की खिड़की के रास्ते तुम्हारे घर आ गई। आई एम सॉरी अगेन। तुम बाहर हॉल में बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। कृतिका मुंह हाथ धोकर कपड़े चेंज कर हॉल में आकर बैठ गई। उदास सी दिख रही रेबेका हॉल में नीचे फर्श पर बैठी हुई थी। कृतिका सोफे पर आकर बैठ गई। Rebecca, how are you doing? आई एम गुड कृतिका। I understand. लेकिन इतना अर्जेंटली क्यों मिलना था तुम्हें? मैंने कहा ना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। I understand. You must be very sad. Sad? No, not really. I was feeling bored. कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं ना। ये सुन कृतिका एकदम से डर गई। उसे रेबेका की आंखों में कोई इमोशन दिखाई नहीं दिया। What? Bored? Are you sure? अंताक्षरी खेले क्या? मेरी फेवरेट गेम है। रेबेका की अजीबोगरीब बातें सुनकर कृतिका को एकदम से उससे डर लगने लगा।
कृतिका उससे कुछ दूर खिसक गई। मुझे भी अंताक्षरी बहुत पसंद है, बट अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। आई स्लीप नाउ। आई सजेस्ट तुम भी अपने घर जाकर सो जाओ। और हाँ, आई होप मेरी प्रिस्क्राइब की हुई टैबलेट्स तुम ले रही हो। नहीं, टैबलेट्स की मुझे क्या जरूरत है? मेरा लुसिफर है ना मेरे साथ, ही टेक्स केयर ऑफ मी। अच्छा, वैसे तुम्हें एंथनी से बात करनी है क्या? इट विल बी फन, नो? रेबेका की अजीब बातें लगातार कृतिका को और नर्वस कर रही थी, लेकिन कृतिका ने खुद को शांत रखने का फैसला किया। रिबेका, प्लीज अंडरस्टैंड, रात बहुत हो गई है। अभी कुछ टाइम पहले ही एंथनी की मौत हुई है। वी ऑल नीड टू मोर्न इन पीस। कल मिलते हैं, अभी तुम जाओ, प्लीज लीव। लेकिन रेबेका धीरे धीरे चलते हुए कृतिका के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। वैसे कृतिका, अगर मैं तुमको एक सीक्रेट बताऊं तो क्या तुम वो सीक्रेट किसी और को बताओगी? आई होप नॉट ना। देखो, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें जो बातें बताऊंगी वो तुम एज माई साइकेट्रिस्ट किसी और को नहीं बता सकती। यस रिबेका, लेकिन अगर मगर छोड़ो, ट्रूथ तो ये है कि मुझे एंथनी के मरने का कोई दुख नहीं है। आई फील एब्सोल्युटली नॉर्मल। सी, मेरे फेथ ने मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। रिबेका, व्हाट यू फील इज नॉर्मल। तुम ये सैडनेस को प्रोसेस नहीं कर पा रही हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। गो रेस्ट, सो जाओ, कल बात करते हैं। आई एम नॉट सैड। कैसे समझाऊं यार कृतिका? सेनेटिज्म में आने से ह्यूमन माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी पावर्स मिलती हैं, जैसे कि हम डिवोटीज स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सेस करके स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, लेट मी जस्ट प्रूव इट टू यू। मैं तुम्हारी एंथनी से बात करवाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। इससे पहले कृतिका रेबेका को जवाब दे पाती, रेबेका ने हॉल की लाइट्स बंद कर दी। फिर उसने अपनी जैकेट की जेब से एक कैंडल निकाल ली और उसे सिगरेट लाइटर से जला लिया। ये देख कृतिका एकदम से पैनिक हो गई। रिबेका, नाउ दिस इज नॉट फनी। ये सब अभी बंद करो एंड लीव माय हाउस नाउ और एल्स आई विल कॉल द पुलिस। कृतिका, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि एंथनी हमें अपने मर्डरर का नाम बता दे? प्लीज रिबेका, अपनी बकवास बंद करो एंड लीव नाउ। रेबेका ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन एक मंत्र पढ़ने लग गई। अचानक हॉल की विंडो में खटखटाहट शुरू हो गई। डर के मारे कृतिका की चीख निकल गई। स्टॉप इट! कृतिका ने रेबेका को उसके कॉलर से पकड़ लिया था। Fuck off from my house or I'll call the police. लेकिन रेबेका कृतिका के पीछे कहीं देख रही थी। कृतिका, just turn around and look. कृतिका की जैसे सांसें रुक गई। कौन है मेरे पीछे? He is here. भिवरी गांव में हो रही हल्की फुल्की बारिश अब काफी तेज हो चुकी थी। रात के 1 बज चुके थे। काले बादलों के घेराव ने रात को और ज्यादा काला कर दिया था। कृतिका के बंगले में भी सारी लाइट्स बंद थी। पूरे घर में अंधेरा था, सिवाय ड्राइंग रूम के, जहां रेबेका ने एंथनी के स्पिरिट बुलाने के लिए एक कैंडल जलाई थी। वही कैंडल जिसे जलाते हुए उसने कोई मंत्र पढ़ा था। कृतिका ने रेबेका को उसके कॉलर से पकड़ रखा था। ड्राइंग रूम की खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। Fuck off from my house or I'll call the police. लेकिन रेबेका कृतिका के पीछे कहीं देख रही थी। कृतिका, just turn around and look. कृतिका की जैसे सांसें रुक गई। कौन है मेरे पीछे? He is here. इतना कहकर रेबेका ने कैंडल को फूंक मारकर बुझा दिया।
कृतिका पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने आंखें बंद की। God, help me. जब कृतिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम क्या बकवास। कृतिका अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसने देखा कि उस कमरे के काले अंधेरे के बावजूद सामने दीवार पे एक गहरे काले रंग की परछाई दिखाई दे रही थी। वो परछाई एक आदमी की थी और वहां रेबेका और कृतिका के अलावा और कोई तीसरा मौजूद नहीं था। उस परछाई का अजीब से काले रंग से भी गहरा काला रंग कृतिका ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कृतिका के कदम अपने आप पीछे जाने लग गए। यहाँ पर तो कोई और प्रेजेंट नहीं है, तो ये शैडो किसकी है? मैंने कहा ना कृतिका, इट्स हिम। कृतिका ने अपने आसपास ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय उस परछाई के। स्विच ऑन द लाइट्स। लाइट्स ऑन करो अभी। ये क्या मजाक है रेबेका? ये कोई ट्रिक है जो तुम मेरे साथ खेल रही हो? रेबेका उस शैडो के पास गई। एंथनी डार्लिंग, इज इट यू? उसके बाद एक ऐसी अजीब सी चीज हुई जिसने कृतिका को एकदम से हिला के रख दिया। उस परछाई ने रेबेका के सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन आवाज कृतिका को अपने अंदर से आती हुई सुनाई दी। यस। अपने अंदर से आती उस आवाज को सुनकर कृतिका ने एकदम से अपनी छाती पर हाथ रखा और पीछे पड़े सोफे पर बैठ गई। ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट नाउ। लेकिन रेबेका को तो जैसे इस सब में मजा आ रहा था। एंथनी, तुमको किसने मरवाया? नहीं बोल सकता। मान लिया कि ये एक स्पिरिट की आवाज है, लेकिन ये कैसे पता कि ये एंथनी की स्पिरिट की आवाज है? कोई और भी तो हो सकता है। एंथनी, तुम्हारी दोस्त कृतिका को शक है कि तुम एंथनी हो कि नहीं। तुम उसे क्या कहना चाहोगे? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वो ही आवाज फिर से आई, रिवेंज। तभी अपने आप फिर से कैंडल में आग लग गई। वो शैडो अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रेबेका ने कृतिका की तरफ देखा। कृतिका अपने दिल पे हाथ रखकर बस अपने सामने देख रही थी। कृतिका, यू आर राइट। क्या पता किसकी स्पिरिट थी ये स्पिरिट एंथनी की थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? बिकॉज ही यूज्ड द वर्ड रिवेंज। एंथनी को मरे अब पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया था कि एंथनी की मौत चाकू से उस पर हुए वार की वजह से हुई थी। इंस्पेक्टर मोरे केस सॉल्व करने में पूरी तरह से जुटा हुआ था, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि वॉचमैन बाबूलाल के आगे पीछे कोई नहीं था। संडे की सुबह 10 बज रहे थे। एंथनी के बंगले के लॉन में 3 कार्स और 1 पुलिस की जीप खड़ी थी। कृतिका, रेबेका और एंथनी की बेटी शेरॉन और उसका हस्बैंड रिकी, ये सारे एंथनी के बंगले में मौजूद थे। एंथनी का लॉयर भी वहीं पर प्रेजेंट था, क्योंकि आज एंथनी की विल पढ़ी जानी थी। इसीलिए इंस्पेक्टर मोरे भी वहां पर आ गया था। हाय एवरीवन, आई एम द लॉयर ऑफ मिस्टर एंथनी डिकोस्टा, और उन्होंने मरने से पहले मुझे उनकी विल का एग्जीक्यूटर बनाया था, जिसके चलते आई विल नाउ रीड हिज विल। एज पर द विल, एंथनी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ आदिवासी लाइफ मैटर को डोनेट कर दी है। ये सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन करीबन 50 करोड़ है। ये सुनकर कमरे में सारे लोग हक्के बक्के रह गए। सर, ठीक से पढ़िए।
एंथनी ने सारी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ को नहीं, बल्कि उसकी सेकंड वाइफ ये रबेका गोल्ड डिगर को दी है। नो मैडम, मैं ठीक से ही पढ़ रहा हूं। थैंक्स। सो प्रॉपर्टी के अलावा उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए अपने दोनों बच्चों एलन डिकोस्टा और शैरन फर्नांडिस के नाम किए हैं। अपनी सेकंड वाइफ रिबेका डिकोस्टा को उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए। ये सुन रिबेका के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने एक्सप्रेशंस फिर से सीरियस कर लिए। क्यों रबेका, अभी तो खुश हो ना? प्लीज शेरॉन, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट ग्रीडी लाइक यू। ओह ओके, ठीक है। लॉयर सर, आप एक काम करो, ये रबेका के हिस्से के पैसे मेरे और मेरे भाई को दे दो। इसको पैसे नहीं चाहिए, ये अभी साइन कर देगी। क्यों रबेका? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पिच। इंस्पेक्टर मोरे ने शेरॉन की तरफ गुस्से से देखा। शेरॉन जी, प्लीज थोड़ा तमीज से, ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रहा है, थोड़ा तो ध्यान रख के बात करो। सर आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक्स इंस्पेक्टर। तो ये विल के लास्ट पार्ट में लिखा है कि एंथनी ने अपनी नेबर कृतिका को 20 करोड़ दिए हैं। दैट्स ऑल। ये सारा पैसा आपके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा और ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। ये सुन सबके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। कृतिका खुद हैरान लग रही थी। What? एंथनी मुझे इतने पैसे क्यों देकर जाएगा भला? लॉयर सर, आपके पढ़ने में कोई गलती हुई होगी। लॉयर ने अपना चश्मा निकाला और कृतिका की तरफ देखा। मैंने पिछले हफ्ते ही अपने चश्मे का नंबर चेक कराया था और जहां तक मुझे पता है मैं ठीक ठाक पढ़ भी लेता हूं। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, मैंने जो पढ़ा है वो सब सही है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे की फॉर्मेलिटीज मैं आपको ईमेल कर दूंगा। लॉयर के जाते ही शेरॉन और रेबेका कृतिका के पास आए। सो बेबी, लॉटरी हाँ? सो यू वर फकिंग माय फादर आफ्टर ऑल। शेरॉन पागल है कृतिका, इसका दिमाग का स्क्रू ढीला है। इसकी बातों को सीरियसली मत लेना। ऑब्वियसली शी हैड डैडी इश्यूज। एंड शेरॉन, कृतिका एंथनी की सिर्फ अच्छी दोस्त थी। एंड आई नो दैट। हम लोग ऑलमोस्ट रोज मिलते थे, तो तुम अपनी बकवास प्लीज बंद करो। यू बोथ आर गोल्ड डिगर्स। आई एम श्योर डैड और तुम दोनों के बीच पक्का थ्रीसम चलता होगा। शेरॉन के पति रिकी ने शेरॉन के कंधे पर हाथ रखा। शेरॉन, ये सारी बातों का कोई फायदा नहीं है। लेट लॉ टेक इट ओन कोर्स। ये इंस्पेक्टर मोरे है ना, आई एम श्योर ये सारी बात की जड़ तक जाएंगे। Whoever got Anthony killed will get caught. मुझे मेरे जीसस पर पूरा भरोसा है। Now, let's leave. रिकी अपनी बीवी शेरॉन के साथ वहां से चला गया। कृतिका इंस्पेक्टर मोरे के साथ उसकी जीप की तरफ चलने लग गई। चलते हुए मोरे ने कृतिका की तरफ गौर से देखा। कृतिका ने एक बड़ी सी आह भरी। मैं जानती हूँ आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं। मैं तो एंथनी की नेबर थी जो उसकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त थी, तो फिर उसने अपनी विल में मुझे अपने बच्चों, अपनी बीवी से ज्यादा पैसे क्यों दिए? मोरे मुस्कुरा रहा था। सच तो यह है कि मेरे पास भी इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। The only thing I can think of is कि I was always nice to Anthony. वो हमेशा मेरे नेचर की बहुत तारीफ करता था। शायद उसे मेरे अंदर कोई अच्छाई दिखी होगी। I don't know. या फिर हो सकता है कि वो अपनी फैमिली के लोगों को लाइक ना करता हो और मुझे ज्यादा पैसे देकर वो उन लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ मारना चाहता हो। चलते हुए मोरे रुक गया और उसने कृतिका की तरफ देखा। कृतिका जी, तो क्या आप ये एंथनी के दिए हुए 20 करोड़ एक्सेप्ट करने वाली हैं? कृतिका अपनी कमर पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसने इस सवाल के बारे में काफी देर तक सोचा। I don't know मोरे साहब, ये सब प्रोसेस करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।
काले रंग की योगा पैंट्स और क्रीम कलर की टी शर्ट पहने कृतिका अपने बंगले के लॉन में बैठी कॉफी पी रही थी। दोपहर के 3 बजे थे। तभी कृतिका ने रेबेका को उसकी कार चलाते हुए अपने घर से निकलते हुए देखा। कृतिका ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर वो एकदम से उठी और एंथनी के घर के गेट की तरफ बढ़ी। कृतिका ने देखा कि रेबेका ने गेट को लॉक नहीं किया था। एक हल्के से धक्के से ही गेट खुल गया। घर के लॉन से होती हुई वो घर में डोर तक पहुंची। मेन डोर तो लॉक था ही, घर की सारी खिड़कियां और दूसरे दरवाजे भी अंदर से लॉक थे। उसने एंथनी के घर के अंदर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे एक भी एंट्री पॉइंट नहीं मिला। ये साले सब लोग जब मन करे मेरे घर घुस आते हैं, मैं क्यों नहीं घुस पा रही? तभी कृतिका की नजर लॉन में बने वॉचमैन क्वार्टर पर गई, जहां पर बाबूलाल रहा करता था। कृतिका ने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। कृतिका जब क्वार्टर के अंदर गई तो उसने देखा कि अंदर का सामान पुलिस की छानबीन की वजह से पहले से ही बिखरा पड़ा था। कृतिका जानती थी कि यहां उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। कृतिका क्वार्टर के बाहर आ गई। उसने देखा कि क्वार्टर के ठीक पीछे बंगले की बाउंड्री वॉल थी। कृतिका ने एक पैर क्वार्टर की खिड़की पर रखा और दूसरा बाउंड्री वॉल के ऊपर। अब वो बाउंड्री वॉल के उस पार देख पा रही थी। दीवार के उस पार सिर्फ घना जंगल ही था। तभी कृतिका की नजर दीवार की पास वाली जगह पर गई। What? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब रेबेका ने अपनी कार हैप्पी होम्स विलास के बेसमेंट पार्किंग लॉट में पार्क कर दी। फिर वो एक लिफ्ट यूज कर ऊपर आ गई, जहां विलास बने हुए थे। हर विला के सामने 20 बाय 20 फीट का लॉन बना हुआ था, जिस पर कारपेट जैसी मुलायम घास उगी हुई थी। रेबेका ने अपने मोबाइल में एक मैसेज पढ़ा। हैप्पी होम्स विला नंबर 21B। रेबेका ने पास में बना एक साइन पोस्ट पढ़ा, जिस पर लिखा था विला 15 से लेकर विला 25, आगे से राइट डायरेक्शन में। जैसे ही रेबेका उस विला 21B के गेट के पास पहुंची, उसने अपने पास बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और अपनी लिपस्टिक फिर से लगा ली। उसने अपने ड्रेस को नीचे की तरफ खींचते हुए अपनी क्लीवेज को थोड़ा सा और उभारा। You look hot, baby. Mwah. कृतिका अब भी एंथनी के बंगले की बाउंड्री वॉल के उस पार देख रही थी। जिस चीज को कृतिका देख रही थी, उसे देखते हुए उसकी सांसें फूल रही थी। I have to tell Mori sir about this. तभी कृतिका ने देखा कि एक और कार खुले हुए गेट से अंदर आई। कार में से शेरॉन और उसका पति रिकी बाहर आए। डर के मारे कृतिका ने दीवार से छलांग मार दी। इस छलांग की आवाज शेरॉन ने सुन ली। वो एकदम से वॉचमैन क्वार्टर की तरफ चलने लग गई। कृतिका वॉचमैन क्वार्टर की पिछली दीवार और बाउंड्री वॉल के बीच सिकुड़कर बैठी थी, लेकिन तभी रिकी ने शेरॉन को उसकी बाहों से पकड़ लिया। शेरॉन, कोई बिल्ली या कुत्ता होगा। कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। इतना कहकर रिकी शेरॉन को घर के मेन डोर तक ले आया। फिर उसने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया।
शेरॉन और रिकी के घर के अंदर जाते ही कृतिका दबे पांव मेन गेट की तरफ चलने लगी। कृतिका ये नहीं जानती थी कि ड्राइंग रूम की खिड़की से रिकी उसे देख रहा था। रिकी के माथे पर शिकन थी। शेरॉन उसके पास आई। क्या हुआ डार्लिंग, बाहर क्या देख रहे हो? रिकी ने बड़े आराम से खिड़की बंद कर दी और उसने मुस्कुराते हुए शेरॉन की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली थी, चली गई। जैसे ही कृतिका एंथनी के घर के बाहर पहुंची, वो दौड़ने लग गई। अपने घर के लॉन में पहुंचते ही उसने अपने मोबाइल से कॉल लगाई। जी कृतिका जी, बताइए। इंस्पेक्टर मोरे, आप जल्दी आइए। आई थिंक मुझे इस केस का एक इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है। आई थिंक आई नो एंथनी को किसने मरवाया था। जैसे ही रेबेका हैप्पी होम्स के विला 21B के गेट के पास पहुंची, उसने अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और अपनी लिपस्टिक फिर से लगा ली। उसने अपनी ड्रेस को नीचे की तरफ खींचते हुए अपनी क्लीवेज को थोड़ा सा और उभारा। You look hot, baby. रेबेका ने विला के गेट के पास लगी बेल बजाई। गेट खोलने एक लंबा सा बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर आया। 23-24 साल के उस लड़के की हाइट करीबन 6 फीट थी। उसका रंग गोरा था और नाक तीखी। उसकी आंखों में एक मीननेस साफ झलक रही थी। रेबेका आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। जैसे ही उस आदमी ने गेट खोला, रेबेका ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। Hi, I'm Rebecca. You are Rohit, right? यार, इंस्टाग्राम में तो तुम हैंडसम दिखते ही हो, लेकिन रियलिटी में और भी ज्यादा हॉट दिखते हो। रोहित काफी इरिटेटेड लग रहा था। हाँ, ठीक है, जल्दी अंदर आओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर मोरे ने अपनी जीप कृतिका के घर के बाहर रोकी। कृतिका लॉन में खड़ी सिगरेट पी रही थी। मोरे को देखते ही कृतिका तेजी से गेट के पास गई और उसने गेट खोल दिया। आपने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? मोरे साहब, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने आपको यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया। ऑफ कोर्स, तो बताइए, एंथनी को मरवाने के पीछे किसका हाथ था? आई एम वेरी श्योर इट्स रेबेका। लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आपको पूरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। रेबेका अब विला नंबर 21B के ड्राइंग रूम में बैठी थी। कमरे में लगभग 12 लोग मौजूद थे, जिसमें 7 आदमी और 5 औरतें थीं। कमरे के अंदर खिड़कियों पर मोटे सन ब्लॉकिंग पर्दे लगे हुए थे, जिससे कि बाहर से विला के अंदर देखना इम्पॉसिबल था। सब लोग एक बड़े से एल शेप्ड सोफे पर बैठे हुए थे और रोहित उनके सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो मुझे बताओ, कौन करेगा ये डेयरिंग वाला काम? सारे लोग एक दूसरे को देखने लग गए। बहुतों ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। रोहित ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुम लोग लायक नहीं हो इस फेथ में रहने के। फेथ के फायदे सबको चाहिए, लेकिन फेथ के लिए कुछ करना नहीं है किसी को। ब्लडी सेल्फिश पीपल। तभी एकदम से रेबेका खड़ी हो गई। रेबेका, सारे डेयरिंग वाले काम क्या तुम अकेले करोगी? नो, आई वॉन्ट समवन एल्स दिस टाइम। फिर एक 25 साल के लड़के ने अपना हाथ उठाया। मैं ये काम कर सकता था,
लेकिन क्या है कि आजकल मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं करता, क्योंकि मैं डिप्रेशन में है ना। जैसे ही डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आप जो बोलो मैं वो डेयरिंग करेगा। आप बोलो ये पूरी दुनिया को आग लगाने का है तो वो भी कर डालेगा। रोहित गुस्से से उस लड़के को देख रहा था। तू पागल है क्या? इस फेथ के फॉलोअर्स को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, तो तेरे को डिप्रेशन कैसे हो गया? यू बास्टर्ड! रोहित ने उस लड़के को मारने के लिए पास में पड़ा एक क्रिकेट बैट उठा लिया। तभी रेबेका ने उठकर रोहित का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रोहित, जस्ट टेल मी ना क्या करना है। आई लाइक डूइंग डेयरिंग स्टफ। रेबेका को अपने इतने पास देखकर रोहित थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। उसके परफ्यूम से आती सेंशुअस खुशबू से वो अराउज्ड फील करने लग गया था। रेबेका, हमें एक काम करना होगा। मेरा मतलब है कि हमें एक और सैक्रिफाइस चाहिए। आने वाले 12 दिनों में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल करना है, और इस रिचुअल के सक्सेसफुल होने के लिए हमें एक जिंदा इंसान को बॉनफायर में जलाकर सैक्रिफाइस करना होगा। ये सुन रेबेका एकदम से चुप हो गई। क्यों रेबेका, डर गई ना? नहीं रोहित, डरी नहीं। इनफैक्ट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये काम हो जाएगा। अच्छा, किसे करोगी सैक्रिफाइस? है एक बहुत ही भोली सी इंसान। कृतिका और इंस्पेक्टर मोरे अब एंथनी के घर के लॉन में बने बाबूलाल के क्वार्टर के पास खड़े थे। कृतिका ने मोरे को बाउंड्री वॉल पर चढ़कर ऊपर देखने का इशारा किया। जब मोरे ने बाउंड्री वॉल पर चढ़कर उस पर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ओह, यूज्ड कॉन्डम्स। मोरे छलांग मारकर दीवार के उस पार चला गया था। फिर उसने हाथों में ग्लव्स पहन लिए और वहां पड़े हुए यूज्ड कॉन्डम्स एक स्टेरलाइज्ड प्लास्टिक बैग में डाल दिए। फिर वो दोबारा दीवार लांघकर बंगले के लॉन में आ गया। गुड जॉब कृतिका जी। ये केस तो अब काफी सिंपल लग रहा है। रिबेका अपने बूढ़े हस्बैंड एंथनी के साथ शारीरिक रूप से खुश नहीं थी, इसलिए उसने अपने जवान वॉचमैन बाबूलाल के साथ अफेयर कर लिया। और हो सकता है ये बात एंथनी को पता लग गई हो, और इससे पहले कि एंथनी कोई एक्शन ले पाता, बाबूलाल ने डर के मारे उसे मार दिया। लेकिन इस थ्योरी में रिबेका का मर्डर में इन्वॉल्व होना तो प्रूव ही नहीं होता। सर, आप जो कह रहे हो वो सिर्फ एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो कुछ इस तरह भी तो हो सकता है। हो सकता है कि रिबेका की नजर एंथनी की वेल्थ पर हो और वो किसी भी तरह एंथनी को मरवा के एंथनी की सारी जायदाद हड़पना चाहती हो, और इसीलिए उसने वॉचमैन बाबूलाल के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए ताकि वो उसे यूज करके एंथनी को मरवा दे। मुझे ये वाली थ्योरी ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। कोई खास रीजन? हाँ, क्योंकि एंथनी एज में 60 प्लस जरूर था, लेकिन स्टिल ही वाज गुड इन बेड। मोरे हैरानी से कृतिका की तरफ देख रहा था। ये बात आपको कैसे पता? शरॉन खिड़की में खड़ी होकर इंस्पेक्टर मोरे और कृतिका को देख रही थी। रिकी, ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं? नो आइडिया, आओ चलकर पूछते हैं। रिकी ने घर से बाहर आकर दरवाजे को चाबी से लॉक कर दिया। फिर वो दोनों इंस्पेक्टर मोरे और कृतिका की तरफ गए। इंस्पेक्टर सर, यहाँ कैसे आना हुआ? ओह, मिस्टर रिकी फर्नांडिस। शेरॉन जी, बस रेगुलर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे तो लगा था आप दोनों वापस अपने घर चले गए होंगे। चले तो गए थे, लेकिन फिर याद आया कि हमने विल की अपनी कॉपी तो साथ में ली ही नहीं, वही लेने वापस आए थे। वैसे यहाँ वॉचमैन क्वार्टर के पास क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? और ये डैड की फेवरेट और नाउ रिच नेबर यहाँ क्या कर रही है? मोरे ने प्लास्टिक बैग ऊपर करते हुए रिकी और शेरॉन को दिखाया। यूज्ड कॉन्डम्स, एविडेंस। इससे बहुत कुछ सामने आएगा। व्हाट? क्या सामने आएगा? मेरे डैड मैरिड थे, उनके पास एक बीवी थी जिसको लेकर वो ऑब्सेस्ड थे।
तो ऑब्वियसली घर में कॉन्डम तो यूज होते ही होंगे ना। यू आर राइट, लेकिन ये हमें घर के अंदर किसी डस्टबिन में नहीं, बल्कि वॉचमैन क्वार्टर के पीछे वाली बाउंड्री वॉल के उस पार से मिले हैं। हमें लगता है कि ये आपके फादर के नहीं, बल्कि वॉचमैन बाबूलाल के थे। शेरॉन और रिकी एक दूसरे को हक्के बक्के होकर देख रहे थे। You mean the bitch was cheating on my father with her watchman? Oh God! इंस्पेक्टर, उस औरत को फांसी होनी चाहिए। Nothing less. Just kill that bitch. शेरॉन मैम, प्लीज रिलैक्स। ये सब अभी सिर्फ एक थ्योरी है। जब तक डीएनए रिजल्ट सामने नहीं आ जाता, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात रिबेका को ना पता चले। थैंक्स, मैं अभी चलता हूं। मोरे अपनी जीप में बैठकर वहां से चला गया। शेरॉन मुंह में अपने आप से बड़बड़ाते हुए अपनी कार की तरफ चलने लग गई। Bloody bitch. मुझे लगता है वो औरत नहीं, शैतान है। रिकी ने खुद को कृतिका के साथ अकेले पाया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कृतिका रिकी से पहले भी मिली थी, लेकिन आज उसने उसे गौर से देखा। रिकी का कद 6 फीट 2 इंच था और उसका शरीर पतला लेकिन फिट था। उसने एक सफेद रंग की फुल स्लीव्स फ्लोरल शर्ट पहनी हुई थी और साथ में ब्लू कलर की डेनिम जीन्स। उसके चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट नजर आती थी, जिससे कि वो शांत सा मालूम पड़ता था। रिकी ने एक कदम कृतिका की तरफ बढ़ाया। Hey, you are looking good. Sorry? अब nothing, just ignore it. वैसे मुझे इंस्पेक्टर की ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने ये कैसे मान लिया कि वो रिबेका ही थी जो बाबूलाल के साथ इन्वॉल्व थी। बाबूलाल की और भी तो गर्लफ्रेंड्स हो सकती है ना? यहाँ आसपास रिबेका ही अकेली लड़की थोड़ी है। What? What do you mean? I mean, यहाँ आसपास गांव की औरतें भी तो हैं। हो सकता है बाबूलाल ने उनमें से किसी को पटा लिया हो। Anyway, डीएनए टेस्ट में सब साफ हो जाएगा, है ना? See you later. इतना कहकर रिकी सीटी बजाते हुए अपनी कार की तरफ चल पड़ा। रात के 10 बज रहे थे। मुंबई में रिकी और शेरॉन अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। शेरॉन हॉल में बैठी विस्की पी रही थी। बैकग्राउंड में हल्का सा जैज म्यूजिक बज रहा था। रिकी अपने बेडरूम में बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। शेरॉन बेडरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने नीले रंग का मखमली डीप नेक वाला नाइट गाउन पहना हुआ था और अपने ब्लॉन्ड बाल खुले रखे हुए थे। बेबी, बाहर आओ ना, मुझे कंपनी दो ना। तुम्हें पता है ना कि मुझे अकेले ड्रिंक करने में बहुत बोर होता है। बेबी, बस 2 ईमेल्स भेजने हैं, मुझे 10 मिनट दो। विल बी राइट देयर। शेरॉन ने एक आह भरी। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपना नाइट गाउन उतार दिया और रिकी के चेहरे पर फेंक दिया। आई होप इसके बाद भी मुझे तुम्हें दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेरॉन के वापस हॉल में जाते ही रिकी ने अपने लैपटॉप पर अपना ईमेल अकाउंट खोला। फिर उसने गिनते से एक एक करके 10 ईमेल डिलीट कर दिए। ईमेल्स डिलीट कर उसने एक बड़ी आह भरी। हाँ, मुझे इन ईमेल्स के बारे में याद दिलाने के लिए थैंक यू गॉड, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। रिकी ने आईने में खुद को देखा। स्माइल यू बास्टर्ड, स्माइल। ऐसे उदास चेहरा बनाकर घूमेगा तो फंस जाएगा। उसी टाइम भिवरी में कृतिका अपना डिनर बनाकर बाहर स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गई। उसने एक सिगरेट जलाई और एक कश हवा में फेंका। तभी उसके गेट की बेल बजी।
कृतिका ने गेट खोला तो सामने रेबेका थी। रेबेका, तुम? रेबेका कृतिका को कंटिन्यूअस देखे जा रही थी और फिर उसने एकदम से कृतिका को रोते हुए गले लगा लिया। आई नीड टू कन्फेस समथिंग कृतिका, मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना है। रेबेका और कृतिका दोनों अब स्विमिंग पूल के पास 2 चेयर्स पर बैठे थे। टेल मी रेबेका। रेबेका ने अपने आंसू पोंछे। शेरॉन सच कहती है, आई डिड मैरी एंथनी फॉर हिज मनी। मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ कृतिका। एंथनी के पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से ही था। मुझसे शादी करने के लिए उसने क्रूज लाइंस में स्टीवर्ड की जॉब कर ली, लेकिन महीने के 1.5 लाख में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आई डम्प्ड हिम एंड देन वन इवनिंग आई बम्प्ड इनटू द रिच सक्सेसफुल एंथनी इन अ पार्टी। आई वाज़न्ट अट्रैक्टेड टू हिम एट ऑल, और वो मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन आई न्यू ही हैड द मनी। मैंने पैसों के लालच में आकर उसे इतना सेड्यूस किया कि वो मेरे प्यार में पड़ ही गया। कृतिका ने रेबेका की बात को टोका। रेबेका, तुम ये सब मुझे बता रही हो, ये मुझे अपनी थेरेपिस्ट समझ के बता रही हो या? नो, मैं तुम्हें ये सब अपना एक अच्छा दोस्त समझकर बता रही हूँ। आई ट्रस्ट यू विथ माई सीक्रेट्स माई फ्रेंड, एंड आई एम अशेम्ड टू से कि मैंने हमेशा एंथनी के साथ प्यार का नाटक ही किया है। उसके साथ हंसना, खेलना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ इंटीमेट होना, ये सबसे मुझे सिर्फ डिस्गस्ट ही फील होता था। लेकिन आई कंटिन्यूड डूइंग दिस। मुझे पैसे, लाइफस्टाइल, सब कुछ मिल गया, बट आई लॉस्ट माई सेल्फ, और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जो मैंने ये सैनिटिज्म वाला कल्ट ज्वाइन कर लिया कृतिका। माय बिगेस्ट मिस्टेक। रेबेका इतनी इमोशनल हो चुकी थी कि उसके अब हाथ पांव कांप रहे थे। कृतिका, दिस कल्ट हैज मेड मी इनह्यूमन। मेरे अंदर की इंसानियत खत्म कर दी है इस फेथ ने। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कैसी कैसी चीजें मेरे दिमाग में भर दी गई हैं। और आज उन लोगों ने मुझे किसी की जान लेने तक के लिए कह दिया है, और मैं कुछ टाइम के लिए मान भी गई थी। कैन यू बिलीव इट? कृतिका की आंखों से पता चल रहा था कि वो रेबेका की बातें सुन सरप्राइज थी। What? किसी की जान लेने को कहा? किसकी? वो इम्पोर्टेंट नहीं है कृतिका। इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं इस फेथ को छोड़ रही हूँ, और मुझे समझ आ गया है कि मुझे किसी फेथ या सुपरनैचुरल पावर की नहीं, बल्कि प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी कृतिका। I'll go mad। कृतिका ने रेबेका के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। I'm so glad to hear this, Rebecca. So mature of you. लेकिन एक बात तो बताओ, तुम मुझे अपनी लाइफ के इतने सारे डार्क सीक्रेट्स एकदम से विदाउट हेजिटेशन कैसे बता देती हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर मैंने ये बातें आगे किसी को बता दी तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी? कृतिका, आई नो कि तुम एक बहुत ही वाइस लेडी हो। मुझे तुम पर अपने से ज्यादा ट्रस्ट है। कृतिका ने एक पल के लिए कुछ सोचा। थैंक्स रेबेका, यू कैन ट्रस्ट मी। कोई और सीक्रेट्स हैं तो लगे हाथ वो भी बता दो। रेबेका एकटक कृतिका को देखती रही। सीक्रेट्स बहुत है कृतिका, बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी टू टेल देम। इतना कहकर रेबेका उठ खड़ी हुई। एक्चुअली मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी कृतिका। आई रियली अप्रिशिएट हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू। रेबेका के जाने के बाद कृतिका ने वाइन पीते पीते अपना डिनर किया। रात के 11 बजे जब वो मेडिटेशन करके अपने बिस्तर पर लेटी तो इंस्पेक्टर मोरे का उसे फोन आ गया। कृतिका जी, एक बात सता रही है कब से। क्या? आपने मुझसे कहा था ना कि भले ही एंथनी की उम्र ज्यादा थी, लेकिन वो बिस्तर में, मेरा मतलब है कि सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर लेता था। कुछ ऐसा आपने मुझसे कहा था ना, याद है ना आपको?
मोरे इतना कहकर चुप हो गया। कृतिका भी चुप थी। ये बात आपको कैसे पता हो सकती है कृतिका जी? क्या आप अभी भी मुझ पे शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर मोरे? मुझे लगा था आप अब तक तो मुझे जान गए होंगे, पर नहीं। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि एंथनी मेरा अच्छा दोस्त था और वो अपनी हर बात मुझसे आके शेयर करता था। एंड यस, अपनी सेक्सुअल लाइफ की बातें भी वो मेरे साथ करता था बिकॉज ही ट्रस्टेड मी। कृतिका ने गुस्से में आकर अपना फोन काट दिया। तभी कृतिका को एक व्हाट्सएप मैसेज आया। अरे ये क्या हो गया इंस्पेक्टर मोरे को? कॉल कट कर दी तो मैसेज करने लग गए। कृतिका ने मैसेजेस इग्नोर किए, लेकिन तभी एक साथ 3 मैसेजेस के नोटिफिकेशन आ गए। कृतिका ने अपना व्हाट्सएप खोला। मैसेजेस इंस्पेक्टर मोरे के नहीं बल्कि किसी अननोन नंबर से थे। मैसेजेस में कुछ फोटोज थीं। कृतिका ने उन फोटोज को डाउनलोड किया। फोटो देखते देखते कृतिका की सांसें फूलने लग गई। फोटोज किसी कपल के इंटीमेट मोमेंट्स के थे। फोटोज के एंगल से साफ पता चल रहा था कि फोटोज चोरी चुपके ली गई थी। फक, ये तो मेरी और एंथनी की फोटोज हैं। रात के 3 बज रहे थे। कृतिका अपने बेडरूम में लगातार आगे पीछे चल रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल में उन फोटोज को देख रही थी जो किसी ने उसे भेजे थे। कृतिका ने बहुत बार उस नंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर स्विच्ड ऑफ था। पूरी रात कृतिका बेचैन रही। देखते ही देखते सुबह के 6 बज गए थे। कृतिका ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें इंस्पेक्टर मोरे को फोन लगाया। हेलो। हाँ मोरे सर, इतनी सुबह आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई अपोलोजाइज, लेकिन एक अर्जेंट काम था आपसे। मुझे ना एक नंबर से ब्लैकमेल वाले मैसेजेस आ रहे हैं। क्या आप चेक करके बता सकते हो कि वो नंबर किसका है? एलन डिकोस्टा भिवरी पुलिस स्टेशन की जेल के एक कोने में बैठा था। उसे जेल में आए हुए अब पूरे 9 दिन हो चुके थे। उसके साथ उस जेल में 2 और लोग मौजूद थे। तभी एलन की नजर जेल के बाहर किसी पर पड़ी और वो सलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर, ओ इंस्पेक्टर सर, प्लीज कम हियर, प्लीज। इंस्पेक्टर मोरे जेल की सलाखों के पास आया। हाँ, मिस्टर एलन डिकोस्टा, बोलो क्या बात है? मेरा सिस्टर शहरन से मेरा बात कराओ ना। उसने मेरे को बोला था कि मेरे लिए अच्छा लॉयर करेगी। अभी इधर मेरे को टोटल 9 डेज हो गया है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। इधर ये रियल गुंडा लोगों के साथ मेरे को नहीं रहना है। इधर में एक दिन भी और रहा ना तो मैं मर जाएगा। आपकी बेबी आने वाली थी ना, वो क्यों नहीं आई? उसको मैंने उसके मम्मी के घर मैंगलोर भेज दिया है। इधर वो सेफ नहीं है। क्यों? सेफ क्यों नहीं है? अरे मैंने वो बाबूलाल को मार डाला ना, तो उसका कोई फैमिली मेंबर ने मेरे फैमिली पे अटैक किया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। एलन, टेंशन मत लो। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि बाबूलाल की कोई फैमिली नहीं थी। अच्छा, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर मोरे वहां से चला गया। तभी जेल में बैठा एक और प्रिजनर एलन के पास आया। उसने एलन की कमर पे हाथ रखा। एलन, मेरी बात मानता काहे को नहीं है? प्लीज मेरे से दूर रहो। देख एलन, मेरे को तू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोल रहा हूँ। एलन ने गुस्से से कादर भाई की तरफ देखा। लगभग 50 साल की एज के कादर भाई ने लाल रंग की शर्ट और साथ ही टॉन जीन्स पहन रखी थी। अरे आपको इतना अच्छा क्यों लगता हूं मैं? हाँ, मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है यार? पूरा टाइम मेरे पीछे पीछे पड़े रहते हो यार। सच बात बताऊं, देख तुझे देख के ना मेरे को मेरी पहली गर्लफ्रेंड याद आती है, शबनम। ये तेरी आंखें है ना, सेम टू सेम उसके जैसी है, और तेरा चोटी बांधने का स्टाइल वो भी उसके माफिक है। एलन
कादर भाई से 2 कदम पीछे आ गया। ये क्या क्या बोल रहे हो आप? हाँ, यही सच है। इसलिए बोलता हूँ कि मेरे साथ काम कर। तू डेयरिंग वाला आदमी है, अपन मिलके बहुत पैसा कमाएंगे यार। ओह, आप मेरे को अपने साथ काम करने को बोल रहे हो? अरे तो ऐसा बोलो ना, मेरे को डरा ही दिया था आपने। हाँ, तुझे क्या लगा? देख, अपन साथ में रोकड़ा कमाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे, अच्छे अच्छे होटल में साथ में रहेंगे, वो भी बाथटब वाले। बाथटब में तेरे को गुलाब की पंखुड़ी डाल के देगा मैं तेरे को वो सब खुशियां देना चाहता हूँ जो मैं शबनम को नहीं दे सका। जितना गोल्ड चाहिए, जितना शॉपिंग करने का है तेरे को, सब करा के देगा तेरे को मैं। तभी कादर भाई ने एलन का हाथ पकड़ लिया था। एलन की आंखों में आंसू आ गए थे। एलन ने अपना हाथ छुड़ाया। कादर भाई, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? एलन चुपचाप जेल के एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गया। आई मिस यू डैड। मेरी इज्जत को खतरा है इधर। आप होते तो मुझे ये हेल से 1 मिनट में निकाल देते। दोपहर के 4 बज रहे थे। कृतिका पुलिस स्टेशन में मोरे को अपनी मोबाइल में आई हुई वो फोटोज दिखा रही थी। इंस्पेक्टर मोरे उन फोटोज को गौर से देख रहा था। जब पास में खड़े हवलदार आलोक ने आगे होकर उन फोटोज को देखना चाहा, तो मोरे ने मोबाइल नीचे कर लिया। हवलदार आलोक, मैडम के लिए कॉफी तो भेजने बोलो। चलो जल्दी करो। कृतिका जी, आपकी आंखों में नींद दिख रही है। लगता है रात को ठीक से सोए नहीं आप। कैसे सोती? ये फोटोज नहीं देखे आपने? इन फोटोज में आप मेरी जगह होते तो आपको नींद आती? मैं आपकी बात समझता हूं। तो आपका कहना है कि ये फोटोज में आप नहीं हो और ये फोटोज एडिट की हुई हैं, फोटोशॉप की हुई हैं, है ना? ऑब्वियसली। अगर ऐसी कोई बात होती ना इंस्पेक्टर मोरे, तो मैं आपको खुद बता देती। ये फोटोज नकली हैं। बस अभी ये फोटो भेजने वाले की आइडेंटिटी सामने आ जाए, फिर उसकी तो खैर नहीं। मोरे ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर टेबल पर पड़े लैंडलाइन फोन को उठाकर एक नंबर डायल किया। ओ, आइडेंटिटी माहित पडली काय? कृतिका ने अपनी कुर्सी थोड़ी और आगे खिसकाई। Who is the bastard? Tell me. सुशील यादव, लखनऊ का सिम कार्ड है। इट्स डिस्ट्रॉयड नाउ। करंट लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते। सुशील यादव? ये कौन है? मोरे उठकर खड़ा हो गया और उसने अपनी कैप पहन ली। फेक आईडी पे सिम कार्ड लिया गया था 100%। जिसने भी आपको ये फोटोज भेजी हैं वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वैसे आप इसे ब्लैकमेल का नाम क्यों नहीं दे रही हैं? उसने फोटोज भेजने के बाद कोई डिमांड तो नहीं रखी ना? अरे, ब्लैकमेल के अलावा और कोई रीजन हो सकता है क्या फोटो भेजने का? मैंने कौन सा फोटो शूट कराया जो वो मुझे मेरी फोटोज भेज रहा था? कम ऑन इंस्पेक्टर। मोरे के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो एक कदम कृतिका की तरफ बढ़ा और झुककर उसके थोड़ा करीब आ गया। मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो कृतिका जी। अगर ऐसा है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो बिना मतलब के आप फंस सकती हो। कृतिका ने गुस्से से मोरे की तरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई। आप एक काम करो, आप ये फोटोज लैब में भेजकर चेक करवा लो कि ये असली हैं या एडिटेड। शायद तब जाकर आपको मुझ पर भरोसा होगा। थैंक्स एंड गुड बाय। कृतिका गुस्से में चौकी से चली गई। इतने में हवलदार आलोक हाथ में एक कॉफी का कप लिए वहां आ गया। ये मैडम तो बहुत गुस्से में गई यहाँ से। कॉफी भी नहीं पी। सर, ये एंथोनी डिकोस्टा का मर्डर केस बहुत गोलमोल है ना? आपको क्या लगता है ये केस का असली सच क्या है? क्या वो वॉचमैन बाबूलाल ने अपनी मर्जी से अपने सेठ एंथोनी को टपकाया या फिर उसने ये काम किसी के बोलने पर किया? मोरे ने एक पैर कुर्सी पर रखा।
अभी तक तो जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे पता लगता है कि एंथनी की बीवी रिबेका का वॉचमैन के साथ चक्कर चल रहा था और अपनी प्रेमिका के कहने पर वॉचमैन ने अपने मालिक को मार डाला। बीवी रिबेका को उम्मीद थी एंथनी के जायदाद में से बहुत बड़ा हिस्सा उसको मिलेगा, लेकिन उसे उतना बड़ा हिस्सा नहीं मिला जितना कि एंथनी की पड़ोसन कृतिका को मिल गया। और तो और कृतिका एंथनी के पर्सनल और सेक्स लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती है, जिससे कि ये लगता है कि हो सकता है कि कृतिका का एंथनी के साथ कुछ अफेयर भी हो। कृतिका तो इस बात से साफ इनकार करती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी फोटो सामने आती हैं जिसमें कृतिका एंथनी के साथ उसके ही बेड में है। तो मर्डर को लेकर आपको ये कृतिका मैडम पर भी शक है क्या? क्यों ना हो, मेरे दिमाग में एक थ्योरी बन रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कृतिका, जो कि इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, उसने अपने अमीर नेबर एंथनी को अपनी तरफ आकर्षित किया हो, और जब उसे यकीन हो गया कि एंथनी ने उसके लिए 20 करोड़ रुपए छोड़े हैं, तो उसने एंथनी को उसके ही वॉचमैन से मरवा डाला हो और प्लानिंग ऐसी की हो कि सबका शक एंथनी की बीवी रिबेका पर लग जाए। अरे सर, लेकिन ये कृतिका मैडम तो आपकी दोस्त है ना? तू दोस्त की बात कर रहा है आलोक? मर्डर केस में तो मुझे सब पे शक होता है, अपने आप पर भी। सच साहेब, तो आपको क्या लगता है, आपने ये मर्डर करवाया है कि नहीं? मोरे एकटक आलोक को देख रहा था। ये कॉफी ठंडी हो गई है, जाओ इसे मेरे लिए गर्म करके लाओ। कृतिका पुलिस चौकी से सीधा रेबेका के घर पर गई। रेबेका अपने बंगलों के लॉन में एक कुर्सी पर बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई सी दिखाई दे रही थी जब कृतिका ने गेट पर खड़े होकर बेल बजाई। तब रेबेका जैसे एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ गई। ओह कृतिका, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वेट आई विल जस्ट बी देयर। इतने में तेज बारिश होने लग गई। रेबेका ने गेट खोला। रेबेका, हम घर के अंदर चलते हैं, जल्दी। लेकिन रेबेका सीधा कृतिका की आंखों में देख रही थी। बारिश में ही बैठ जाते हैं ना, भीगी तो जाएंगे, कौन सा मर जाएंगे। कृतिका कुछ देर रेबेका को देखती रही। ओके, ठीक है। कृतिका और रेबेका दोनों अब लॉन में नीचे कटी हुई गीली घास पर बैठी थीं। रेबेका बस यूं ही तुमसे मिलने चली आई, शायद अकेली नहीं रहना चाहती थी। लॉन की घास हमेशा के मुकाबले काफी लंबी हो चुकी थी। रेबेका ने घास का एक टुकड़ा प्लग किया। ये घास काफी बड़ी हो गई है। पहले तो बाबूलाल काट दिया करता था। आई रियली मिस हिम। यू मिस बाबूलाल? यस, आई मिस हिम। मुझे पता नहीं था कि तुम उसके इतनी क्लोज थी। एक्चुअली ही वाज अ क्लोज फ्रेंड एंड अ फन गाय आल्सो। जब एंथनी मुझे अकेला छोड़कर काम के लिए चला जाता था ना, तो मैं उसके साथ। रेबेका ने अपनी बात पूरी नहीं की। बाबूलाल के साथ क्या रेबेका? रेबेका ने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। बाबूलाल के साथ बातें और क्या? कृतिका ने गुस्से में एक बड़ी सी आह भरी। देखो, I'll be honest, मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे बाबूलाल जिस तरह से तुम्हें देखता था, शायद वो तुमको लाइक करता था। Yes, he used to like me. उसने मुझे कई बार ये कहा भी था। ओह, तो क्या तुम भी उसे लाइक करती थी? Yes, मैं भी उसे लाइक करती थी। इतनी कॉन्वर्सेशन के बाद अब दोनों चुप हो गई थी। सो तुमने कभी बाबूलाल के साथ? रेबेका ने एकदम से कृतिका की तरफ देखा। Where are you going with this, कृतिका? शैरॉन और रिकी अपने घर के बेडरूम में एक वाइट ब्लैंकेट के अंदर लेटे हुए थे। दोनों की सांसें फूली हुई थी। That was so good. God, I needed it, Ricky.
रिकी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक सिगरेट जलाई और अपने मोबाइल में कुछ देखने लग गया। रिकी की तरफ देखते हुए शेरॉन की आंखों में एक उदासी थी। रिकी, समटाइम्स आई फील कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। रिकी ने चिढ़कर शेरॉन की तरफ देखा। ओह कम ऑन, अब फिर से शुरू मत हो जाना। आई डू लव यू, लेकिन अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस है कि मैं 18-19 साल के लड़कों की तरह हर रोज अपना प्यार एक्सप्रेस करता रहूं, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये सब समझती हूँ रिकी। आई जस्ट नीड रीअश्योरेंस समटाइम्स। प्लीज शेरॉन, और इरिटेट मत करो मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड के मरने के बाद यू हैव स्टार्टेड टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड? तुम्हें पता है कि डैड के बाद मेरा अब कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है इस दुनिया में, इसीलिए तुम मुझे मिसट्रीट करने लग गए हो, इजंट इट? रिकी ने गुस्से में शेरॉन की तरफ देखा और फिर उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा। आई नीड टू टेक अ शावर। रिकी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिर अपने मोबाइल से किसी को एक मैसेज भेजा। आई मिस यू सो मच। कैन वी मीट टुमारो इन होटल रीड्स पैलेस? कृतिका और रेबेका अब भी रेबेका के बंगले के लॉन में मौजूद थे। रेबेका नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और बेचैन सी दिख रही कृतिका बस आगे पीछे चल रही थी। वो दोनों पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी। रेबेका शक की नजरों से कृतिका को देख रही थी। Where are you going with all these questions, कृतिका? बाबूलाल के साथ क्या? सवाल पूरा पूछो ना। मेरा मतलब है कि क्या तुमने कभी बाबूलाल के साथ बात नहीं की कि वो भी शादी वादी कर ले? अरे उसका अफेयर तो चल रहा था। कृतिका एकदम से सरप्राइज्ड हो गई। अफेयर? किसके साथ? रेबेका के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कुराहट थी। अपना वो मार्केट में दूध वाला है ना, उसकी बीवी झरना के साथ। What? Are you serious? हाँ, लेकिन इसमें उस बेचारे बाबूलाल का कोई कसूर नहीं था। वो झरना ही हाथ धोकर बाबूलाल के पीछे पड़ गई थी। अब बाबूलाल था भी तो कितना हैंडसम ना। क्या ये झरना के साथ बाबूलाल के फिजिकल रिलेशंस भी थे क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है, बट इट्स ऑब्वियस कि होंगे ही ना। कृतिका अब नर्वस सी दिखाई दे रही थी। रेबेका की तरह वो भी पूरी तरह भीग चुकी थी। I seriously want to know this, Rebecca. तुम्हें क्या लगता है बाबूलाल ने एंथनी को क्यों मारा होगा? मुझे प्लीज अपने दिल की बात बताओ। I really have no idea, कृतिका। पुलिस वालों को भी 10 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता कि बाबूलाल ने एंथनी को क्यों मारा। I mean, एंथनी हमेशा बाबूलाल के साथ इज्जत से बात करता था। इनफैक्ट उसे वो लाड प्यार में रखता था। कभी कोई पैसों की जरूरत आ जाती थी तो एंथनी इमीडिएटली उसको दे देता था। और बाबूलाल भी एंथनी को हमेशा रिस्पेक्ट से ही बात करता था। ट्रस्ट मी, मैं भी इससे इतनी ही शॉक्ड हूं जितनी कि तुम, कृतिका। कृतिका अपनी कमर पर हाथ रखकर ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर तेज बारिश की बूंदों को महसूस किया। कृतिका को बारिश की ये बूंदें एक कर्ज की तरह लग रही थी। Rebecca, I want to talk to Anthony now. नो कृतिका, मैंने कहा ना कि मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ। अगर मैंने इस फेथ को नहीं छोड़ा तो मेरे से अनइंटेंशनली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लीज एक आखिरी बार। कृतिका उसके पास आकर बैठ गई। देखो, बार बार स्पिरिट्स को इस तरह से तंग करना सेफ नहीं है। इस बार स्पिरिट हमें 100% नुकसान पहुंचाएगी। हम मर सकते हैं कृतिका। कृतिका ने रेबेका का हाथ पकड़ लिया। I want the truth. If I die, I die.